दोस्तों, आज की कहानी है सास से परेशान होकर बहू ने लिया निर्णय। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 55 वर्षीय आभा अपनी बहू पर गरजती बरसती पूजा की डलिया लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। नीलिमा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। 22 साल की आकर्षण युवती जींस और टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही थी। सास आभा बहू नीलिमा को देखते ही फट पड़ी। यह क्या पहन लिया तुमने? अब तक तो साड़ी पहनकर ही चल रही थी। मंदिर जा रही हो, कोई डिस्को क्लब नहीं, बेशर्म। जाओ जल्दी साड़ी पहनकर आओ। माँ, भगवान भी ड्रेस देखकर आशीष देते हैं क्या? ड्रेस में बदलाव तो खुद की खुशी के लिए है। सास से जबान लड़ाती है, यही सिखाकर भेजा है तुम्हारे घर वालों ने। जल्दी साड़ी पहनकर आओ। लगता है निरूपम से तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। नीलिमा साड़ी पहनकर आ तो गई, लेकिन रोज रोज की यह मुसीबत उसे भारी पड़ने लगी थी। वह सोचती जा रही थी कि कितनी उबाऊ दिनचर्या हो गई है उसकी। शादी के बाद सुबह 9 बजे के अंदर पति को नाश्ता व खाना देकर ऑफिस भेजो, रसोई और घर को व्यवस्थित कर नहाने जाओ, ब्याहता सा श्रृंगार कर हर दिन पहाड़ी पर मंदिर जाओ। उधर पति अगर दिमाग से पैदल ना होता तो भी वह इस शादी को लेकर इतनी निराश ना होती। किसी तरह ऑफिस का बंधा बधाया काम निपटाकर जब निरूपम घर आता तो माँ के हुक्म बजाने और लोगों की मीन मेख निकालने में माँ का साथ देने के सिवा वह करता भी क्या था। माँ ने पत्नी की उल्टी सीधी शिकायत की नहीं की। आओ देखे ना ताओ, पत्नी पर पड़े बरस। फिर अगर पत्नी बिस्तर पर साथ देने को रुचि न दिखाए तो शिकायत माँ के पास ले जाता। अरे कुछ बातें सिर्फ पति पत्नी के बीच ही रहती हैं। इतनी भी समझ नहीं जिसे, उससे दिल जुड़े भी तो कैसे। आजकल पंडित जी का 25 साल का बेटा करण सुबह 7 बजे से मंदिर की साफ सफाई और पूजा का दायित्व संभालता है। 10:30 बजे जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकलता है। रामेश्वर की बेटा वकील की हैसियत से काम सीख रहा है और कानून की पढ़ाई के अंतिम वर्ष का समापन कर रहा है। उन रामेश्वर की एक बात वह कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता। रामेश्वर उसे उसके नाम करण ना बुलाकर भरी सभा में पंडित जी कहते हैं। 25 साल का करण गोरा दमकते चेहरा वाला 5.9 फुट की हाइट का आकर्षण युवक है। वह आज का नवयुवक है, तार्किक भी बौद्धिक भी। बस जिस कमी के कारण वह अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहा है वह है स्वयं के लिए आवाज उठाना, आत्मविश्वास से खुद को स्थापित करना। रामेश्वर ठहरे धर्म कर्म से दूर के इंसान। बड़े दिनों से उन्हें करण की पूजा पाठ की दिनचर्या पर टोकने की इच्छा थी, लेकिन करण जैसा होनहार युवक कहीं बुरा मानकर उन्हें छोड़ चला ना जाए, वे सीधे मुंह से उसे कह ना पाते। इधर करण से अब सहा नहीं जा रहा था। उसने आखिर हिम्मत करके कह ही डाली, सर मुझे पंडित जी मत कहिए ना। करण कहिए। क्यों जनाब, बुरा लगता है तो छोड़ दो ना ये पंडित जी वाले काम। लोगों को अपनी भक्ति खुद ही करने दो ना। और भी काम है, उन्हें करो। और तुम इतने होनहार, सर करूं क्या? मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं पंडिताई करने की। पापा की उम्र हो रही है, इसलिए मुझे उनके आधे से अधिक यजमानों की पूजा करवानी पड़ती है। एक तो पुराने घरों की प्रीति, दूसरे यजमानों से मिलने वाले सामानों व कमाई का मोह पापा को काम छोड़ने नहीं देता। अरे भाई, पापा से कहो उनसे जो बन पड़े करे।
नई पीढ़ी को क्या आक्रामकता वाले काम में झोंक रहे हैं। तुम जब तक हिम्मत नहीं करोगे हम तो भाई तुम्हें पंडित जी ही कहेंगे, वह भी सबके सामने। अब तुम समझो कि कैसे निकलोगे इस पंडित जी की बेड़ी से। जब से रामेश्वर ने उसकी इच्छा में आग का पलीता लगाया है, दिल करता है वह पापा को मना ही कर दे। 12वीं क्लास पास करने के बाद से बस लाल पीली धोतियाँ, पूजा हवन आरती, पूजा सामग्री, दान सामग्री आदमी उसकी जिंदगी गर्क है। उसके सारे दोस्त अपनी जिंदगी में कितने खुशवा मस्त हैं। वही एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड और नौकरी में व्यस्त है, कोई नई शादी व व्यवसाय में। पापा से कहा भी था, धोती पहनकर सड़क पर निकलने में मुझे शर्म आती है। पूजा करवाने जाएगा भी तो कुर्ता पजामा पहनकर। पापा ने साफ मना कर दिया। यजमानों को लगना चाहिए कि वह ज्ञानी पंडित है, वरना श्रद्धा न हुई तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्त कहते, करण पर हमेशा उदासी क्यों छाई है, क्यों ना रहे उदास वह। जब सारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तब वह पापा के स्वार्थ के पीछे अपनी जिंदगी गंवा रहा है। यजमान देख लेंगे तो काम मिलना बंद हो जाएगा। पहाड़ी मंदिर पर दर्शनार्थी का पूजा निपटाकर अभी नल पर हाथ मुंह धोते हुए वह दुनिया भर की इन्हीं बातों पर अपना सिर पीट रहा था कि नीलिमा ने उसे आवाज दी, पंडित जी क्या है। पुकारने वाले को बिना देखे ही वह चिड़चिड़ा कर बोल पड़ा था। मन ही मन जिस बात पर खफा था, दुखी था, उस शब्द के कानों में पड़ते ही उसने पलट कर जवाब दिया। मगर जैसे ही उसने बोलने वाले की ओर देखा, खूबसूरत नीलिमा को पाकर सकपका गया। अभी तक वह सास के साथ ही ऊपर आती थी, इसलिए करण ने कभी उस पर गौर नहीं किया था। आज पीली शिफॉन की साड़ी में सोने सा उसका उज्जवल रंग सुनहरे सूरज सा चमक रहा था। 5.4 फुट की हाइट, लंबी भीगी एकलसाई सी चोटी, ललाट पर गोल लाल बिंदी और कलाई में पीली चूड़िया की धूम थी। करण ने शांति से निहारा। वह नल पर अपना पैर धोती रही, फिर करण की ओर मुखातिब हुई, बोली, आपको देर तो ना हो जाएगी, पूजा कर देंगे। हाँ क्यों नहीं, देर किस बात की, आपको कचहरी जाना है ना। हाँ, आपको किसने बताया। आपके पापा ने मेरी सासू माँ को बताया था, आप वहाँ वकील हैं। चलिए पूजा कर देता हूँ। पूजा की थाली लेकर मंदिर के गर्भगृह तक चलते हुए नीलिमा पिछड़ जाती है तो करण मुड़कर देखता है, नीलिमा लंगड़ा कर चल रही थी। अरे क्या हुआ आपको, करण ने चौंकते हुए पूछा। नीलिमा ने घटना बताई। करण ने पूजा की थाली उसके हाथ से ले ली और उसे सहारा देकर मंदिर के गर्भगृह तक ले आया। पूजा करते हुए उसे बार बार नीलिमा के बारे में जानने की इच्छा होती रही। पूजा के बाद किसी तरह करण ने नाम से बातचीत शुरू की। अगर बुरा ना माने तो आपका नाम जान सकता हूँ। नाम तो नीलिमा है, आप शादीशुदा है ना। शादीशुदा स्त्री में दिलचस्पी लेना। देखिए, शादीशुदा स्त्री कोई अजूबा नहीं होती। वह शादी के बाद अपने सारे अधिकार खो नहीं देती। पति ही पसंद नहीं तो पति की पसंद पर जाऊं ही क्यों। करण अचरज से उसे देख रहा था। बोला, काश आप मेरी दोस्त हो पाती। दोस्त होने में दिक्कत क्या है, मैं कल से आधा घंटा पहले आ जाया करूंगी। फिर दोनों ने मंदिर पर आने लगे और बातें करने लगे। नीलिमा ने कहा, मैं शादी से पहले की जिंदगी को खूब याद करती हूँ। फिर शादी की जल्दी क्या थी। जल्दी मुझे नहीं,
मेरे बड़े भाई व भाभी को थी। बचपन में पापा की मौत के बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें संभाला और बड़े भाई जो मुझसे 5 साल बड़े हैं, जैसी है मेरी स्नातक पूरी हुई, बड़े भाई भाभी ने मेरी शादी का कर्तव्य निभाकर छुट्टी पा जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब भाई की शादी 22 साल में हुई तो माँ के पास भी चारा नहीं था कि वह मेरी शादी रोक ले, और वह भी तब जब अच्छा भला लड़का मिल गया था, इकलौता लड़का, अपना अच्छा बड़ा घर, सरकारी नौकरी और सास के सिवा कोई जिम्मेदारी भी ना थी। अब अलग बात है कि यह अकेली सास 100 बोलने वाली औरतों के बराबर है। आए दिन 3-4 घंटे पूजा की तैयारी में लगाओ, पूजा की सामग्री के पीछे पैसा और समय बहा, अपने शौक और ज़रूरी कामों को मारो। इसके बाद भी सास की सहेली मंडली के नाच उठाकर बदनामी भी सहो। बहू का ऐसा लेबल लगा गया है कि साड़ी के सिवा कुछ पहन ही नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल मेरी जैसी ही है नीलू। नीलिमा धीरे से उठकर करण के बिल्कुल पास बैठ गई। दोनों के चेहरे पास थे, सांसें गहरी हो चली थी। करण ने उम्र भर की शिद्दत जुटाकर नीलिमा के होठों पर अपने होठ रख दिए। नीलिमा की आंखें बंद हो गई। करण ने हटते हुए कहा, नीलिमा मुझे माफ़ करो, प्यार पर जोर ना चल सका, अब कोई माफ़ी नहीं होगी। करण का चेहरा पीला पड़ने लगा। नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया और उसके होठों पर भरपूर चुम्बन रख दिया। नीलिमा जब भी आती अपने पसंदीदार वेस्टर्न ड्रेस में और करण को भी मिल गई थी। अपने पसंद से जीने पहनने की आज़ादी, वैसे यह सब कुछ उन्हें मिला था, कुछ कीमत चुकाकर ही, कभी झूठ कभी बहाने। नीलिमा और करण को बड़ी मुश्किलों से निभानी पड़ रही थी यह दोस्ती, लेकिन जब दो दिलों के दर्द एक थे, उदासियाँ एक थी, सपने और ज़िंदगी एक सी थी, तो दोस्ती की सारी बाधाओं को तो पार पाना ही था। नीलिमा और करण आज के युवा थे। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि उनके जीवन और इच्छा की डोर किसी और के हाथों में बंधी रहे। नीलिमा ने उस दिन नदी के किनारे बैठ करण से पूछा, तो तुम्हारा आखिरी फैसला यही है? हाँ, बस यही, तुम ना मत कहना। नीलिमा और करण वापस घर आ गए थे। वे बेचैन थे, क्या यह फैसला सही था? करण ने इस बारे में रामेश्वर सर से बात की, उन्होंने भी माना इस तरह चोरी छिपे मिलना सही नहीं। ज़्यादा दिन ऐसे ही बीते तो निश्चय ही परिवार व समाज के हाथों उन दोनों की बुरी गत होगी। रामेश्वर सर ने करण को सारी बातें समझा दी। महीने भर नीलिमा ने जैसे तैसे बिताया। एक दिन रामेश्वर सर नीलिमा की ससुराल गए। उन लोगों से कहा कि वे नीलिमा के पापा के दोस्त हैं। उनके घर वालों ने नीलिमा को खाने पर बुलाया है, साथ ले जाने आए हैं। शाम तक नीलिमा को वापस भेज देंगे। नीलिमा सारी बातें जानती थी। वह रामेश्वर के साथ चली आई। शाम को नीलिमा के बदले में आया नीलिमा के निरूपम से तलाक के कागज। वे अवाक रह गए। ससुराल और मायके में हड़कंप मच गया। नीलिमा ने साफ कर दिया कि वह बालिग है, जिंदगी भर मर मर कर नहीं जिएगी। सारा कसूर, सारा दोष जब लड़की का ही है और उसे शांति से अपनी मर्जी से सजने संवरने व पसंदीदा काम करने का अधिकार ही नहीं, तो वह घुट घुट कर नहीं जी सकती। चूँकि तलाक के साथ नीलिमा ने किसी संपत्ति की मांग नहीं की थी, उसे बहुत जल्द तलाक मिल गया। रामेश्वर के पास अपने 3 मकान थे, उनमें से 2 को वह किराए पर दिए करते थे। उनमें से एक के किराएदार पहले से ही घर खाली करने वाले थे।
उनके घर खाली करते ही करण और नीलिमा कोर्ट मैरिज का फैसला कर रामेश्वर के इस बढ़िया हवादार मकान में साथ रहने चले आए। अब सेवाराम की नींद उड़ी। बेटे को बुलवा कर लाख समझाया, लेकिन बेटा तस से मस नहीं हुआ तो सेवाराम बिखर पड़े। पंडित होकर कुर्मी की शादीशुदा औरत से विवाह बहुत हेड़ी होगी, पूरा धंधा चौबट हो जाएगा। पंडित बिरादरी में नाक कटेगी, यजमानों के घर छूट जाएंगे। कुछ तो समझो। कुछ नहीं समझना है पिताजी, प्यार में निर्णय लिया जाता है। आप समझे मेरी परेशानी। पूजा पाठ बहुत हुआ, अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। और यह मेरी अकेली की बात भी नहीं, नीलिमा को अकेला क्यों छोड़ दूं? उसने तो मेरी खातिर इतनी हिम्मत की। अगर आज की युवा पीढ़ी अंधविश्वास और कर्मकांड के पीछे, जात पात भेदभाव और कुसंस्कार के पीछे अपना सुकून गंवा दे तो उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। समाज के लिए, आर्थिक और राजनीतिक बेहतरी के लिए एक युवा क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग उनकी क्षमा को अंधविश्वास व भेदभाव की परंपरा में नष्ट करना चाहते हैं। सेवाराम अब भी अड़े थे। बेटा तू यह सब बातें छोड़, चल एक काम कर, तुझे जितना रहना है उसके साथ रह ले, घूम ले, शादी मत करना। ब्राह्मण का बेटा सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी में दोष नहीं होता। 1-2 साल बाद मैं तेरे लिए ब्राह्मण की अच्छी लड़की ले आऊँगा। पिताजी आप इतने वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन आपने पूजा का अर्थ नहीं समझा। जिस दिन मानव से प्रेम कर लेंगे, धर्म जाति का भेद भूल जाएंगे, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। मैं नीलिमा के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने जा रहा हूँ पिताजी। हाँ, आपकी ज़रूरतों पर मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। कोर्ट मैरिज के बाद नीलिमा और करण के नए घर में प्रेम की नीलवर्णी अपराजित खिल उठी। वह उदास करण नीलिमा की गहराई में समाकर आशा का आकाश हो गया था।